प्यारे बच्चों, आपका द कंसेप्ट्स चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के तीसरे क्लास में हैं और आज के क्लास में हम लोग दो टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वह होगा परावर्तन के नियम के बारे में, और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वह है परावर्तन के प्रकार। तो हम लोग परावर्तन के नियम से शुरू करते हैं। परावर्तन के नियम। तो इससे पहले कि हम लोग परावर्तन के नियम को देखें, कुछ चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, परावर्तन होने के लिए प्रकाश किरण को एक ही माध्यम में होना आवश्यक, मतलब आपतित किरण और उसी माध्यम में परावर्तित किरण। हम लोगों ने परावर्तन के बारे में चर्चा किया हुआ। यदि प्रकाश स्रोत से चलकर आने वाली प्रकाश किरण किसी सतह से टकराती है और उस सतह से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में मुड़ जाती है, इस प्रकार से, तो इस घटना को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे कुछ नाम है कि जो प्रकाश किरण सतह की ओर चल करके आएगी, इस प्रकाश किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो प्रकाश किरण आपतित किरण के माध्यम में परावर्तन के बाद लौट जाती है, इस प्रकाश किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जिस तल पर, जिस सरफेस पे यह सारी की सारी घटनाएं हो रही है, मतलब जिस तल पे यह परावर्तन की घटना हो रही है, इस तल को हम लोग कहते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल या फिर परावर्तक सतह। परावर्तक सतह ऐसा होना चाहिए कि जो प्रकाश किरणें हैं, जो प्रकाश ऊर्जाएं हैं, इस तल को पार ना कर सके। यदि पार करेगा तो अपवर्तन की घटना हो जाएगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे परावर्तन के नियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए केवल परावर्तन को ही ध्यान में रखें। हम लोगों ने यह भी देखा था कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर के ये आपतित किरण टकराती है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। हम लोगों ने कल के क्लास में या फिर पिछली क्लास में यह भी देखा था कि परावर्तक सतह पे या फिर कोई भी सतह हो, जरूरी नहीं है परावर्तक सतह हो, किसी भी प्रकार के सरफेस पे यदि हम लोग इस प्रकार से एक समकोण खींचते हैं, तो इस समकोण को हम लोग कहते हैं अभिलंब। इस समकोण को हम लोग कहते हैं अभिलंब। अब यदि हम लोग इस पूरे ज्योमेट्रिकल फिगर को ध्यान से देखें, तो यहाँ पे हमें दो कोण दिखाई दे रहा है। एक अभिलंब और आपतित किरण के बीच देखिए कोण बन रहा है, और जो दूसरा कोण है वह अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बन रहा है। तो अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और इस कोण को हम लोग कोण आई से दिखाते हैं, या सिंपल कहीं कहीं सिर्फ आई से इसको दर्शाया जाता है। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। इस कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को हम लोग दिखाते हैं कोण आर से, या फिर सिंपल कहीं कहीं सिर्फ और सिर्फ आर से भी इसको सूचित किया जाता है। तो इतनी सारी चीजें क्लियर होने के बाद जो है हम लोग परावर्तन के नियम के बारे में चर्चा करते हैं। तो परावर्तन कितने नियमों के आधार पर होता है? तो जितने भी प्रकार के परावर्तन हैं वह दो नियमों पर होता है। यानी कि परावर्तन के कितने नियम? तो परावर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, मतलब प्रकाश स्रोत से चलकर आने वाली किरण। परावर्तित किरण मतलब परावर्तन के बाद जो किरण वापस आपतित किरण के माध्यम में लौट गई, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों का तीनों जो है हमेशा एक ही सरफेस पे, एक ही तल में देखने को मिलता है। जैसे यदि मान लिया जाए ये हमारा पूरा का पूरा बोर्ड है, तो ये आपतित किरण को भी हमने इसी बोर्ड पे खींचा है। परावर्तित किरण भी जो है इस बोर्ड के ही सतह पे है,
और यदि हम लोग चर्चा करते हैं इस विलंब का, तो यह विलंब भी जो है इसी बोर्ड के इस सतह पे, और तीनों का तीनों जो है हमें इस बोर्ड के प्लेन पे ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई 3D डायमेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई 3D स्ट्रक्चर नहीं है, ये पूर्णतः 2D है। और ये जो 2D स्ट्रक्चर है हमें सिर्फ और सिर्फ इस बोर्ड पे ही देखने को मिल रहा है, या कहीं बाहर की ओर आता हुआ हमें प्रतीत नहीं हो रहा। तो यही हो गया परावर्तन का पहला नियम। तो आप लोग इस प्रकार से परावर्तन के पहले नियम को लिख सकते हैं कि प्रकाश स्रोत से चलकर आने वाली आपतित किरण, परावर्तन के बाद परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों हमें एक ही तल में देखने को मिलता है, या फिर तीनों एक ही तल में स्थित होता है। और जो परावर्तन का दूसरा नियम है यह कहता है कि किसी भी प्रकार के परावर्तन में हमेशा आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई का जो मान है यह हमेशा कोण आर के बराबर होता है। तो यह है परावर्तन का दूसरा नियम। तो जितने ही प्रकार के परावर्तन होंगे वह इन्हीं दोनों नियमों के आधार पर होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? तो परावर्तन जो है दो प्रकार के होते हैं, और यह दोनों प्रकार परावर्तक सतह के आधार पर बांटा गया। तो किस प्रकार से बांटा गया तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि परावर्तन के दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहले प्रकार को हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरे प्रकार को हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन जो है परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, और ये दोनों प्रकार जो है परावर्तक सतह के प्रकृति के आधार पर बांटा गया। यदि हमारा परावर्तक सतह चिकना होगा और समतल होगा, यदि हमारा दिया गया परावर्तक सतह चिकना होगा और समतल होगा तो इस पर होने वाला परावर्तन जो है नियमित होता है। और यदि हमें दिया गया तल रुखड़ा हो, इस प्रकार से रुखड़ा हो, तो रुखड़े तल से होने वाले परावर्तन जो है अनियमित होते हैं। तो कुछ गुण है यहाँ पे। तो नियमित परावर्तन के बारे में यदि देखा जाए तो कहता है कि यदि आपतित किरणें, इस प्रकार से यदि आपतित किरणें एक दूसरे के समांतर हो, यहाँ पे हमने ढेर सारी आपतित किरणें ले लिया, किरण नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। यदि सभी आपतित किरणें एक दूसरे के समानांतर हो और परावर्तन के बाद जो किरणें परावर्तित होती हैं, इस प्रकार से ये परावर्तित किरण 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। यदि परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के समानांतर हो जाए तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग को क्या याद रखना पड़ेगा कि नियमित परावर्तन जो है हमेशा चिकने और समतल सतह से होता है। और दूसरा पॉइंट जो हमें याद रखना पड़ेगा कि नियमित परावर्तन में यदि यदि आपतित किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के हमेशा समांतर। यह हो गया नियमित परावर्तन का गुण और परिभाषा दोनों कह सकते हैं। अनियमित परावर्तन की बात करें तो अनियमित परावर्तन होने के लिए जो है सतह का सबसे पहले रुखड़ा होना आवश्यक है। और रुखड़ा होने के कारण होता क्या है कि यदि इस पे हम लोग इस प्रकार से ढेर सारी किरणें लें, आपतित किरणें लें, तो आपतित किरणें तो एक दूसरे के समांतर है, लेकिन जो किरण परावर्तित होगा, जो किरणें परावर्तित होगी वह किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होगी। ये देखिए, इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। मतलब रुखड़े सतह से होने वाले परावर्तन को हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन में यदि आपतित किरण एक दूसरे के समांतर हो तब परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं। प्रयोग क्या क्या है दोनों?
दोनों आखिर कहाँ कहाँ हमारे लिए यूजफुल है। तो यदि हम लोग बात करें नियमित परावर्तन का, तो नियमित परावर्तन मुख्य रूप से हमें किसी भी प्रकार के वस्तु का स्पष्ट चित्र, स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सहायता करता है। मतलब यदि हम लोग अपना चेहरा दर्पण में देख रहे हैं और यदि हम लोग का चेहरा स्पष्ट दर्पण में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे नियमित परावर्तन हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। और अनियमित परावर्तन जो है हमें किसी वस्तु को किसी भी एंगल से, किसी भी कोण से स्पष्ट देखने में मदद करता है। यानी कि यह जो है किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं, तो बुक पढ़ते समय हम लोग किसी भी एंगल से अपने किताब में लिखे गए लेटर को स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। या फिर बोर्ड पे ये लिखा हुआ है, तो बोर्ड पे जो लिखा गया है, इसमें लिखे गए लेटर को हम लोग इधर से भी पढ़ सकते हैं, अनियमित है, सामने से भी पढ़ सकते हैं, अनियमित है, या फिर उस यदि हम लोग अपने दाएं ओर चला जाए तो उधर से भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि यह जो है अनियमित लिखा हुआ है, तो आखिर क्यों पढ़ पा रहे हैं। तो इसको इसीलिए हम लोग पढ़ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ से बोर्ड के इस सरफेस से अनियमित परावर्तन हो रहा है। तो ये हो गए नियमित और अनियमित परावर्तन। तो इतनी सारे चीजें जो है हमें याद रखना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना है। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और दर्पण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, परिभाषा इसको बोल सकते हैं, फैक्ट्स कहना सही नहीं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए ताकि लगातार अपने क्लासों को पूर्ण कर सकें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।